अभी थोड़े ही दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के जब क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, उनके बेसिस पे आज मैं एक ब्रोकरेज रिपोर्ट का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ आपके सामने। ये ब्रोकरेज रिपोर्ट एडलवाइस फर्म के थ्रू जनरेट हुई है। उन्होंने अपनी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट प्रोवाइड किया आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर आउटलुक को लेके, एंड उन्होंने ये ब्रोकरेज रिपोर्ट बेसिस किए जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स हैं एंड जो मार्केट कमेंट्री थी उसके बेसिस पे। तो दोस्तों, इस वीडियो की इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए पहले मैंने खुद से इस ब्रोकरेज रिपोर्ट का स्टडी किया था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा था ताकि आप लोगों को बताते वक्त आसानी रहे। तो दोस्तों, इन्होंने अभी सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी रेटिंग बाय रखी है, एंड इन्होंने टारगेट अराउंड 680 का प्रोवाइड किया था। मैं आपको बाकी पूरा ब्रोकरेज रिपोर्ट ही बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि आईसीआईसीआई बैंक रिपोर्टेड अ मिक्स्ड Q4 FY20 विद नेगेटिव्स मार्जिनली आउटविंग द पॉजिटिव। तो मतलब इनको लगता है कि जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स थे वो थोड़े मिक्स से आए थे, एंड नेगेटिव्स जो थे वो थोड़े से ज़्यादा ही थे कंपेरेटिवली टू पॉजिटिव्स। Higher than expected novel coronavirus related provisioning led to profit after tax coming in below consensus and our estimates, and increased the provision coverage ratio PCR to 7.7% as against 70.6% in Q4 FY19। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से प्रोविजनिंग करने को सारे ही बैंक्स को एक दिशा निर्देश था आरबीआई की तरफ से, और आईसीआईसीआई बैंक ने भी प्रोविजनिंग की अपने कोरोना वायरस के से। प्रोविजनिंग का मतलब दोस्तों सिंपली ये होता है कि जो लोन बैंक ने दिया है वो अभी तक जो एनपीए नहीं हुआ है, बट बैंक को लगता है कि वो एनपीए हो सकता है, उसके लिए बैंक पहले ही अपने बुक्स में उसको एज ए बैड लोन की तरह ट्रीट करने लगता है। ऑल्दो हो सकता है कि वो पैसे आ जाए, बट बैंक को लगता है कि मे बी ना आए, इसलिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वो अपने बुक्स पे अपफ्रंट उसको प्रोविजनिंग करके दिखा देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि सिंस कोरोना वायरस की वजह से ये थोड़ा सा आरबीआई के साइड से भी गाइडलाइंस थे, बैंक्स को खुद के लोन पे भी लगा होगा, तो इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो दैट इज़ पीसीआर, वो पिछले साल चौथी तिमाही में जहाँ 70.6% का था, वो इस साल बढ़ के अराउंड 75.7% का हो गया है। इसके बाद इन्होंने लिखा कि एडवांसेस ग्रोथ ऑफ 10% ईयर ऑन ईयर वाज आल्सो बिलो आवर एस्टिमेट। Slippage rose 22% quarter on quarter to INR 5,300 crore, led by corporates, whereas that of retail and small and medium enterprise SME fell 32% Q on Q. ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री वॉज कॉशियस। तो ये बोल रहे हैं कि जो स्लिपेजेस थे वो भी जो मेजर कॉर्पोरेट्स थे उनका वाला पार्ट में अराउंड 22% के स्लिपेजेस में ग्रोथ आई, एंड जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और जो रिटेल लोन्स थे उसमें 32% स्लिपेजेस कम हुए हैं। तो आप देखोगे मिक्सचर टाइप का है कि ये स्मॉल बिजनेसेस और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो इन्होंने लोन दिया था उसमें स्लिपेज कम हुआ है अच्छा खासा, बट वहीं जो बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए थे उसमें काफ़ी बढ़ भी गया है। जो ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो कॉशियस थी, जो कि मेरे हिसाब से वैलिड भी है। अभी जैसे टाइम्स चल रहे कोरोना वायरस की वजह से, इसमें स्पेशली फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, जो भी बिजनेसेस आपके लेंडिंग से रिलेटेड बिजनेस में है, उनको कॉशियस रहना ही मेरे हिसाब से ही बेटर है। द फ्यू पॉजिटिव्स वर हेल्दी टर्म डिपॉजिट ग्रोथ, हाईएस्ट एवर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एंड इन लाइन कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने लिखा कि मार्जिन एक्सपेंशन, हेल्दी नॉन इंटरेस्ट इनकम लेड टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। तो इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम था दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बैंकिंग सेक्टर के एनालिसिस वाले वीडियो से बताया, नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है किसी भी बैंक के लिए ग्रो करना। वो होता है बेसिकली जो लोन्स पे इनको इंटरेस्ट मिल रहा है और जो डिपॉजिट्स में बैंक इंटरेस्ट दे रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 17% ईयर ऑन ईयर बढ़ा इनका, तो INR 8,900 करोड़ में पहुंच गया, विच वॉज लेड बाई अ 10% ग्रोथ इन एडवांसेस एंड 15 BPS, दैट इज 0.15% एक्सपेंशन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रू 17.5% to INR 4,250 crore, led by 55% growth in treasury and 26% growth in dividend income respectively. Net revenue slash operating expenditure grew 17.3 slash 15.7% respectively, leading to 18.6% year on year growth in pre-operating profit at INR 7,400 crore. तो सिंपल सी चीज़ है कि इनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस था वो अच्छा था। मैंने दोस्तों कल एक वीडियो आपके लिए किया था जो कि जिसमें मैंने एसबीआई का ब्रोकरेज रिपोर्ट आपको पढ़ के सुना था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आया है। ऑल्दो उनको आपका जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 4 गुना दिख रहा है, बट वो नॉन ऑपरेटिंग वन टाइम गेन था जो कि एसबीआई कार्ड्स के इक्विटी सेल करने की वजह से उन्हें हुआ था। बट यहाँ पे इनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा था Q4 में आईसीआईसीआई बैंक का।
इसमें इन्होंने फिर लिखा कि स्लिपेजेस रिमेन एलिवेटेड, हायर राइट ऑफ्स लेड टू इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी। तो इनका जो स्लिपेज था वो ऊपर ही मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट्स की वजह से उनका स्लिपेज 22% बढ़ा था। बाकी इन्होंने इसमें ये भी बताया कि एलिवेटेड कॉर्पोरेट स्लिपेजेस वाज लार्जली ड्यू टू ओवरसीज अकाउंट एंड ऑयल एंड गैस एंड हेल्थ केयर ग्रुप। दोस्तों ये न्यूज़ आपने सुनी भी होगी कि सिंगापुर की एक अकाउंट थी जिसका बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया ICICI बैंक के लोन पे। तो इनके जो स्लिपेजेस थे कॉर्पोरेट के, वो मेजरली इन 2 ओवरसीज अकाउंट की वजह से आपको इतने दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया कि ग्रोथ इन एडवांसेस लेड बाय रिटेल एंड SME, डिपॉजिट्स ग्रोथ लेड बाय टर्म डिपॉजिट्स। तो इनके जो एडवांसेस में ग्रोथ आई वो आई रिटेल और SME की वजह से, और जो डिपॉजिट्स में ग्रोथ है वो टर्म डिपॉजिट्स की वजह से आ रही है। लोन्स एंड एडवांसेस आप इनका देखेंगे दोस्तों तो वो 10% ईयर ऑन ईयर में ग्रो किया, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है एक बैंक के लिए। ये ग्रोथ किसी भी बैंक में होना इज़ लाइक कि इन द लॉन्गर रन वो बैंक अच्छे टर्म्स पे जा रहा है। Retail book grew 16% to INR 4,080 billion, constituting 63% of overall loan book। तो ये भी एक अच्छा नंबर है दोस्तों। किसी भी कंपनी का अगर कॉर्पोरेट लोन बुक कंपेरेटिवली ज़्यादा होने लगे तो वो खराब होता है। इनका रिटेल लोन बुक अराउंड 63% ओवरऑल लोन बुक का। रिटेल लोन बुक्स के साथ फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। कॉर्पोरेट्स क्या होता है कि वो कम लोग होते हैं बट वो मेजॉरिटी ऑफ लोन ले जाते हैं। तो अगर एक भी कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट करता है तो बहुत मेजॉरिटी ऑफ पैसा डिफ़ॉल्ट हो जाता है बैंक के लिए। बट रिटेल लोन्स क्या होंगे, जैसे अगर मैं और आप लोन्स लेंगे तो वो 1 लाख 2 लाख ऐसे करके लोन्स लेंगे, तो वहाँ पे जो लोन्स अगर डिफ़ॉल्ट भी हो जाते हैं कुछ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है बैंक को। तो इसलिए रिटेल लोन बुक का ज़्यादा परसेंटेज होना ओवरऑल लोन बुक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक के लिए। फिर दोस्तों ने लिखा कि द बैंक्स प्लान इज टू रिड्यूस इज ओवरसीज बुक विद द लैटर नॉट डीग्रोइंग फॉर 16 क्वार्टर्स इन अ रो। ये सब दोस्तों सिंपल था कि बैंक आगे के लिए अपने ओवरसीज बुक्स को कम करना चाहती है। इनका काशा रेशियो दोस्तों आप देखेंगे कि डिपॉजिट्स ग्रो 18.1% टू INR 7710 बिलियन एंड कासा ग्रो 7% एंड टर्म डिपॉजिट्स ग्रो 29% ईयर ऑन ईयर। दोस्तों कासा क्या होता है, कासा मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया। कासा रेशियो इज ऑफ बैंक इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स इन करंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स टू टोटल डिपॉजिट्स। तो दोस्तों कासा बेसिकली करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में जो डिपॉजिट्स है उसका परसेंटेज होता है टोटल डिपॉजिट्स का। अब अगर किसी भी बैंक का काशा रेशियो जितना हाई है उस बैंक के पास फंड्स उतने कम पैसों में अवेलेबल। आप समझे कि जो करंट अकाउंट होता है उस पर 0 इंटरेस्ट होता है, जो सेविंग्स अकाउंट होता है उस पर 3 से 4% का इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक्स को। तो जितने ज़्यादा पैसे कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट है बैंक्स के पास होंगे, तो बैंक्स के पास सस्ते में पैसा आ रहा है और बैंक्स महंगे में लोन दे पा रहा है। तो इसलिए कासा रेशियो जितना ज़्यादा होगा किसी भी बैंक का, उतना अच्छा परफॉर्मेंस इन द लॉन्गर रन वो बैंक दिखा सकती है अपने लोन बुक के टर्म पे। बाकी आउटलुक एंड वैल्यूएशन को लेकर दोस्तों इन्होंने बोला कि सिंस एजर्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एट दिस पॉइंट वुड बी डिफिकल्ट वी हैव कट आवर लोन बुक ग्रोथ। तो यहाँ पे भी इन्होंने भी थोड़ा सा कॉशियस सा ही रखा है अप्रोच कि यार कोविड-19 को लेकर किसी को भी क्लियर नहीं किया कब तक चलता रहेगा ऐसा। तो इन्होंने अपने कुछ कुछ एस्टिमेट्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह कम किया, बट स्टिल ये लोग बाय रिकमेंडेशन अभी भी रख रहे हैं ऐसे बैंक को लेकर। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कुछ कुछ ग्राफ्स एंड चार्ट्स बैलेंस शीट्स वगैरह स्टडी किया था ICICI बैंक का, जो कि आप खुद से भी देख सकते हैं एंड ये आपको किसी भी पब्लिक साइट पर मिल जाएगी। तो इसलिए मैं इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा। इसके बाद मैं आपको फोकस देना चाहता हूँ जो ICICI बैंक के मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने क्या क्या बोला। तो इन्होंने बोला कि फोकस हैज़ मूव फ्रॉम ग्रोइंग द कॉर्पोरेट बुक टू सर्विसिंग करंट कॉर्पोरेट कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड का उन्होंने बोला कि अराउंड 70% आर द बैंक्स कस्टमर्स। Of this, 85% customers are salaried and within the 75% are employed with reputable organizations including MNCs and government entities. एसेट क्वालिटी के बारे में इन्होंने बोला है कि हायर कॉर्पोरेट स्लिपेजेस वर ऑन अकाउंट ऑफ एन ओवरसीज हेल्थ केयर ग्रुप एंड अ लार्ज ऑयल कंपनी विच वर इन द न्यूज़ रिसेंटली। Both accounts are classified as NPA in the quarter under review. Excluding this, slippages would have been lower on a quarter-on-quarter basis. Loans that were overdue for more than 90 days as on March 31 but have not been classified as non-performing stood at INR 1309 crore based on extant RBI guidelines. The impact of classification of these loans as non-performing on the gross NPA ratios of March 31 would have been 18 BPS। तो दोस्तों इनका पॉइंट ये है कि कुछ लोन्स ऐसे जो कि 90 दिनों से इनकी EMI नहीं है, बट उनको उन्होंने NPA नहीं घोषित किया क्योंकि RBI ने अभी मोरेटोरियम प्रोवाइड किया हुआ था। बट अगर उनको भी घोषित कर दिया जाता तो अराउंड 0.18 BPS मतलब 0.18% का इंक्रीज़ आता है NPA में। कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने दोस्तों और जो की रिस्क के बारे में बताया इस कंपनी ने अपने ब्रोकरेज रिपोर्ट में, वो ये बताया कि हाई मॉडरेशन इन कासा ग्रोथ फ्रॉम आवर estimate may impact margin and profitability. Delay in economic activity may crimp growth and further deteriorate asset quality, which may impact our projections and target price.
prolonged coronavirus-led lockdown can increase provisioning and worsen asset quality for the company। दोस्तों ये लोग वही चीज़ बोल रहे हैं। मैं आपको सारे ही बैंक्स के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, जो भी लेंडिंग कंपनीज हैं, मैं सब में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अभी ऑल्दो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, इन द लॉन्गर रन ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा, बट अभी जो अगले आने वाले 2-3 क्वार्टर्स हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत कॉशियस रहने वाला होना चाहिए बैंक्स के लिए, क्योंकि Q1 Q4 में तो आपको कोरोना वायरस लॉकडाउन का इफेक्ट दिखा ही नहीं है। Q4 में एक्चुअली बस 7 से 8 दिन लॉकडाउन में बीते थे, बट Q1 और Q2 में पता नहीं, Q1 में अराउंड 2.5 महीने इंडिया पूरा लॉकडाउन में था। Q2 में भी कितना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर होंगी, कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आएगा, कितना परसेंट वापस हम लोग रिकवर करेंगे, ये अभी किसी को पता नहीं है। तो अब बैंक्स के लोन्स कितने इफेक्ट होंगे, कितना NPA होगा, उनका बुक्स कितना डिटेरियोरेट करेगा, ये किसी को भी क्लियर नहीं है। तो अभी मेरे हिसाब से पर्सनली मैं लेंडिंग फर्म्स एंड फाइनेंशियल फर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये है, जो इस ब्रोकरेज रिपोर्ट में ये लोग भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है। इनका ब्रोकरेज रिपोर्ट में ऑल दिन इन्होंने बाय बताया हुआ है, बट आप अगर इनका लैंग्वेज हर जगह देखेंगे तो हर कोई, इवन ICICI बैंक का मैनेजमेंट खुद भी बहुत कॉशियस है अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।